हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा क्रू। आज हम अपने जो रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो चैप्टर है, सेवन चैप्टर स्पेक्ट्रम का, उसको आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस करा कि बिगिनिंग एंड स्प्रेड कहाँ तक हुआ था वॉर का, लीडर्स कौन थे। और उससे पहले हमने जो चैप्टर में जो स्पेक्ट्रम में चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसको डिस्कस करा था। इसमें हम देखेंगे कि भाई सप्रेशन कैसे हुआ रिवोल्ट का। और मतलब ऑब्वियसली रिवोल्ट को सप्रेस तो कर ही दिया गया था एंड ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन करा कैसे था, क्या काफ़ी मतलब ग्रूसम था सप्रेशन, काफ़ी इजी था, क्या था ब्रिटिशर्स के लिए, वो भी हम देखेंगे इसमें। एंड बुक सब कुछ जो है इसमें स्पेक्ट्रम के कॉन्टेक्स्ट में है, और अगर आपके पास बुक है तो प्लीज़ फॉलो अलोंग फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। एंड सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। ओके, तो फाइनली जो है, जो द रिवोल्ट वाज फाइनली सप्रेस्ड एंड द ब्रिटिश कैप्चर दिल्ली ऑन सितंबर 20 1857 आफ्टर ब्रिटिश फाइटिंग। तो जो ब्रिटिश ने हैं जो दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, रिकैप्चर बेसिकली, सितंबर 20 1857। और हमारा जो ये वॉर रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा May 10th 1857 इन मेरठ। टेक्निकली जो इसकी बिगिनिंग है वो यहाँ है, और ये 20 सितंबर को बिटर फाइटिंग। एज यू कैन सी, जो अभी मैंने बोला कि भाई कैसे सप्रेस करा था, तो ऑब्वियसली बिटर फाइटिंग हुई थी बहुत ब्रिटिशर्स एंड रेबेलियंस के बीच में। एंड जॉन निकोलसन, द लीडर ऑफ द सीज, वाज बैडली वुंडेड एंड लेटर सकम। जो निकोलसन था, सीज का लीडर था ब्रिटिश की तरफ से, फिर भी जो जॉन निकोलसन था वो मारा गया था। मतलब बेसिकली आप देख सकते हैं कि बिटर फाइटिंग सच में ही थी, ऐसा नहीं है कि बस लिखा ही हुआ हो। बहादुर शाह वॉज टेकन प्रिजनर। जो ये शाहजी थे, इनको प्रिजनर ले लिया था। ठीक है जी। रॉयल प्रिंसेस जो थे, दे वर कैप्चर्ड एंड बुचर्ड ऑन द स्पॉट एंड पब्लिकली शॉट एट पॉइंट ब्लैंक रेंज बाय लिeutenant हडसन हिमसेल्फ। तो जो जो ग्रूसमनेस आप देख सकते हैं इसकी, कि भाई कि ये जो सप्रेशन था, ये बस ऐसा नहीं था कि भाई आ जाओ और अपने हथियार गिर दो। ब्रिटिशर्स फुल अपने रेज मोड में आ गए थे, और उन्होंने क्या करा कि भाई अब नहीं हम तुम्हें छोड़ेंगे, कि तुमने ऐसी हिम्मत भी कर दी हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट करने की, आपकी हिम्मत कैसे हो गई रेबल्स। तो ये बिल्कुल अपने पागल हो चुके थे। इस प्रोसेस में इन्होंने अपने काफ़ी लीडर्स भी खो दिए थे, जैसे निकोलसन सकम टू हिज इंजरीज। और क्या करा इन्होंने फिर, मतलब पब्लिक को दिखाने के लिए कि हम कितने हार्ड कोर हैं, they captured the royal princess and they butchered them on the spot, publicly shot at point blank range by lieutenant हडसन himself। ये हडसन जी ने जो है, जो रॉयल प्रिंसेस थे, इनको कैप्चर करके पब्लिकली गोली मार दी थी, पब्लिक में दिखाने को कि देखो हमारी पावर। एंड द एम्परर वाज एक्साइल टू रंगून। तो जो बहादुर शाह जी थे, इन्हें जो म्यांमार है आज की डेट का, वहाँ एग्ज़ाइल कर दिया गया था, जहाँ ये 1862 में मर गए थे। दस द ग्रेट हाउस ऑफ मुगल्स वॉज फाइनली एंड कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड। हाउस ऑफ मुगल्स, मुगल एम्पायर का एंड था ये, अनफॉर्चुनेट एंड। एंड टेरिबल वेंजेंस वॉज फ्रीड। टेरिबल वेंजेंस मतलब बिल्कुल रेज मोड में थे ये अंग्रेज करंटली अपनी। और वॉज wreaked on the inhabitants of Delhi. With the fall of Delhi, the focal point of the revolt disappear। वही दिल्ली से ही शुरू हुआ था सब। एंथुजियाज़म था, मेरठ से दिल्ली आए थे, और जी अपने बहादुर शाह जी दिल्ली के वो थे, दिल्ली से ही प्रोक्लेम करे गए थे इंडिया के एम्परर। क्या हुआ जी, दिल्ली गई, बात ख़त्म, फोकल पॉइंट ख़त्म, और धीरे धीरे लोगों का एंथुजियाज़म ख़त्म। और इनके जो इंग्लिश थे, इनका ये देख के, ये वाला रूप देख के, टेरिबल वेंजेंस वाला रूप देख के लोगों में ऑलरेडी डर बैठ ही चुका था। तो जो रिवोल्ट जो है वो धीरे धीरे डिमिनिश हो गया। तो सून आफ्टर ऑल ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट फेल। एंड जो भी लीडर्स थे रिवोल्ट के, वो सारे बेसिकली दे वर आइदर किल्ड और दे एस्केप्ड। मिलिट्री ऑपरेशंस फॉर द रिकैप्चर ऑफ कानपुर वर क्लोजली एसोसिएटेड विद द रिकवरी ऑफ लखनऊ। आगे हम बढ़ते हैं, जिसमें कि है सर कॉलिन कैंपबेल ऑक्यूपाइड कानपुर ऑन December 6 1857। कॉलिन कैंपबेल जी ने कानपुर को ऑक्यूपाई कर लिया था। और नाना साहेब जी, जो कानपुर के ऑब्वियसली लीडर थे, कानपुर साइड से हमारे जो रिवोल्ट में लीडर थे, वो एस्केप करके नेपाल इन अर्ली 1859, नेवर टू बी हर्ड ऑफ अगेन। तो इनका आज तक फिर पता ही नहीं चला। एंड हिज क्लोज एसोसिएट टांटिया टोपे escaped into the jungles of central India but was captured while asleep and put to death। तो ये टांटिया जी ने जो है
सेंट्रल इंडिया के जंगल्स में एस्केप ले लिया था, बट ये कैप्चर कर लिए गए थे जब ये सो रहे थे अप्रैल 1859 में, एंड ही वॉज ऑल्सो पुट टू डेथ. The Rani of Jhansi had died on the battlefield. Earlier in June 1858, Jhansi was recaptured by Sir Hugh Rose. 1859 में कुंवर सिंह जो हमारे बिहार की साइड से लीडर थे, बाकत खान, खान बहादुर खान ऑफ बरेली, राव साहिब, नाना साहिब के भाई, मौलवी अहमदुल्ला वर ऑल डेड. दे वर ऑल डेड. ऑल दीज लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट वर डेड. सो बेसिकली ये तो ऑब्वियस था कि भाई रिवोल्ट, भाई जब लीडर्स ही नहीं रहे तो ये नॉर्मल सिविलियंस के बस की, मतलब बस की इन द सेंस कि दे लैक द लीडरशिप क्वालिटीज एंड दीज वर द लीडर्स लीडिंग देम, एंड बिकॉज दे वर ऑल किल्ड बाय द ब्रिटिशर्स. तो फेलियर तो मतलब इट वाज प्रीटी ऑब्वियस, इट वाज बाउंड टू फेल द रिवोल्ट. At Banaras, a rebellion had been organized which was mercilessly suppressed. आप हर वर्ड में आप ये देखें कि mercilessly, एंड जो पीछे लिखे हुए थे जो शब्द थे कि they were mercilessly suppressed, and वेंजेंस जो थी, मतलब काफ़ी अंग्रेज़ों में गुस्सा हो चुका था अब. और कर्नल नेल जो थे बनारस में, उन्होंने जो एक रेबेलियन ऑर्गेनाइज करी जा रही थी, लेकिन ये ऑर्गेनाइज होती उससे पहले इन्होंने सारे सस्पेक्टेड रेबल्स को मरवा दिया. एंड इवन डिसऑर्डरली सीपॉयज, जो सीपॉयज डिसऑर्डरली थे, disorderly in the sense they were not actually rebels or were planning against the Britishers, but they were disorderly, and even though they were just disorderly, they got killed. So there was no room for patience or anything like that for Britishers anymore. So by the end of 1859, British authority over India was fully re-established. 59 में ही ब्रिटिश अथॉरिटी पूरी तरीके से रीस्टैब्लिश हो गई थी, जैसे कि 57 से पहले थी. ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू पोर इमेंस सप्लाइज ऑफ मैन, लेकिन इसमें ब्रिटिश सरकार की काफ़ी मैन लग गए, पैसा लग गया, एंड वेपन्स लग गए. लेकिन इन द एंड इंडियंस को ही टेक्निकली वो पैसा सारा बेयर करना पड़ा बिकॉज ऑफ देयर ओन सप्रेशन, जो कि एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स ने, ऐसा तो था नहीं कि भाई 59 में एक्सप्लॉयटेशन रुक गई थी, ये तो आगे आने वाले नियरली 100 ईयर्स तक और चलेगी अभी. तो ये हमारा सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट का टॉपिक था. एंड इसमें हमने देखा कि काफ़ी मतलब ग्रूसम तरीके से इन्होंने what the hell am I even typing, ग्रूसम तरीके से जो है इन्होंने जो इसमें हमने जो देखा, जो सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट में एंड में हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी जो है वायलेंटली जो है रिकवर कर ली सब कुछ जो उनके हाथ से थोड़े मोमेंटरीली चला गया था. काफ़ी गुस्से से सबको मार के, सारे लीडर्स को मार के, उन्होंने अपनी अथॉरिटी वापस से दिखा दी कि भाई हम हैं अभी, तो तुम हमें अभी निकाल नहीं सकते यहाँ से. तो ये हमारा सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट था. एंड सो आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं. ऑलराइट, विच इज़ व्हाई डिड द रिवोल्ट फेल. तो रिवोल्ट फेल क्यों हुआ था, काफ़ी सारे रीजंस हैं जो हम अभी देखेंगे स्पेक्ट्रम में जो दिए गए हैं. एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. Absence of an all India participation, limited territorial spread was one factor. There was no all India covering. Limited territorial spread था भाई. वॉर कहाँ था, मेन रीजन्स इन्वॉल्व नॉर्थ. मेन रीजन्स क्या, प्राइमरी रीजन वही था, बस नॉर्थ था. नॉर्थ, NORTH, it doesn't look like an R, and okay, that is north. ठीक है. Northern region, the only region that was primarily involved in the war was the northern region of the country. And जो ये ईस्ट साउथ वेस्ट था, ये बेसिकली अनअफेक्टेड थे वॉर से, रिवोल्ट से जो थे. एंड जो क्यों मेनली ये रीज़न बताया जाता है कि जो प्रीवियस अपराइजिंग इन रीजन्स में हुई है, जो ईस्ट साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट में जो अपराइजिंग्स 1857 से पहले की हुई थी, उन्हें जो है सप्रेस कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा मर्सीलेसली एंड वायलेंटली बेसिकली. तो इसलिए जो है लोगों ने इसमें पार्टेक करने का जो है उनमें एंथुजियाज़म आया नहीं.
उन्हें पता है भाई सप्रेस ही कर दिए जाएंगे, तो अपनी जान से क्यों हाथ धोने। तो ये भी एक रीज़न माना जाता है फेलियर का। तो ऑल क्लासेस डू नॉट जॉइन। जो सर्टन क्लासेस थी, पावरफुल ज़मींदार और भी जो चमचे कह सकते हैं जिन्हें ब्रिटिशर्स के, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था इंडिया से, तो उन्हें अपने पर्सनल प्रॉफिट से बेसिकली लेना देना था। एंड ये वो क्लासेस थी जिन्होंने इस रिवोल्ट में कोई पार्ट नहीं लिया, उल्टा इन्होंने अगेंस्ट वर्क करा। पावरफुल जमींदार एक्टेड एज बैक वाटर्स टू द स्टॉर्म, इवन अवध तालुकदार्स बैक। जो अवध के जो 21,000 इन्होंने, जो हमने पहले पढ़ा था कि भाई अवध, इन दी अवध alone 21,000 talukdars lost their estate to the Britishers, and even then they backed off once they were promised that their lands would be restituted. जैसे जैसे उन्हें प्रॉमिस हुआ कि भाई तुम्हारे लैंड जो है वापस दे दिए जाएंगे, एंड तो ये तालुकदार जो थे, ये जो तालुकदार थे, इन्होंने बैक ऑफ कर लिया। सो आप देख सकते हैं कि देयर वाज लिटरली नो लैक ऑफ यूनिटी एंड अ यूनिफाइड विजन and to kick the Britishers out of the country. Educated class saw this revolt as backward. जो educated sector था उस टाइम का, मिडिल क्लास एजुकेटेड क्लास थी, जो उन्हें ये रिवोल्ट बैकवर्ड लगता था कि भाई ये तो इसलिए लड़ा जा रहा है कि सती सती हटा दी इसलिए लोग हट रहे हैं, विडो रीमैरिज हटा दी इसलिए ये लोग अड़ रहे हैं। लेकिन जो प्राइमरी जो रीज़न थे ये इन लोगों को मतलब वो दिखे ही नहीं, क्योंकि एजुकेटेड क्लास थे, ये थोड़े मतलब पेजेंट क्लास तो थे ही नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम्स तो ये रिलेट नहीं कर पाते थे। ना ही ये रिलीजन को, जब थोड़े एजुकेटेड लोग हो जाते हैं तो रिलीजन को मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो ये इन्हें लगता था कि भाई अगर ब्रिटिशर्स अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो इसलिए ये रेबेलियन जो है, जो बैकवर्ड रेबेलियन है, ये इसलिए ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो इन एजुकेटेड क्लास ने कोई पार्टिसिपेशन नहीं लिया था। ये फ्यूडलिज्म के सपोर्टर थे, और इन्हें ये जो रिवोल्ट था ये सिर्फ ये लगा कि ये सिर्फ रिएक्शन है एक इन बैकवर्ड ट्रेडिशनल लोगों का मॉडर्निटी के अगेंस्ट एक रिएक्शन है। तो ये भी एक रीज़न था फेलियर का। नेक्स्ट रीज़न हमारा आता है कि जो मोस्ट रूलर्स रिफ्यूज टू जॉइन एंड ऑफन गेव हेल्प टू द ब्रिटिश। जो रूलर्स थे उन्होंने भी ज्वाइन नहीं करा, इवन उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प करी। रूलर्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन टू सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, रूलर्स ऑफ पटियाला, सिंध एंड अदर सिक्स चिफ्टन्स एंड महाराजा ऑफ कश्मीर। तो ये जो पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, ये इन रूलर्स ने कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई थी इस पर्टिकुलर रिवोल्ट में। ठीक। एंड पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स, इंडियन सोल्जर्स वर पुअरली इक्विप्ड मटीरियली, फाइटिंग जनरली विद स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर्स। ऑब्वियसली हमारे पास उस टाइम कोई आर्म्स एंड आर्मामेंट्स की कोई फैक्ट्रीज तो थी नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, कोई मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं थी, तो हमारे पास जो था हमने उससे ही लड़ाई करी। एंड ऑन दी अदर हैंड द यूरोपियन सोल्जर्स वर इक्विप्ड विद लेटेस्ट वेपन्स। उन पे तो ऑलरेडी वेपन्स थे ही, एंड एनफील्ड राइफल, टेलीग्राफ, इवन दो इट वाज नॉट ए वेपन, इट वाज ए मॉडर्न डिवाइस ऑफ टेक्नोलॉजी एट द टाइम। और इसकी मदद से उन्होंने, जो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे उनके बटालियंस वगैरह के जो भी थे, तो दे वर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट दी मूवमेंट्स एंड स्ट्रैटेजी ऑफ द रेबल्स। सिर्फ इन चीज़ों की वजह से कि भाई क्या चल रहा है, उन्हें चिट्ठियाँ नहीं भेजनी पड़ती थी, बंदे नहीं भेजने पड़ते थे, उन्हें तो बस एक बंदा है वो बता दे, और टेलीग्राफ इनके हर जगह होते ही थे, तो एक दूसरे से ये कम्युनिकेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक बहुत ईजिली कर लेते थे, बिकॉज ऑफ द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी एंड द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट वर ओनली इन द पोजेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो नॉर्मल लोगों पे तो ये सब थे नहीं उस टाइम पर, टेलीग्राफ वगैरह। तो बेसिकली ये लाए भी इसलिए थे कि भाई टेलीग्राफ क्यों आया, ये अपनी वजह से लाए थे। रेलवेज इंडिया में इसलिए आया था कि भाई इनके पर्टिकुलर फॉर देयर सेल्फ, अपनी सेल्फ अपने लिए लाए थे ये सब कुछ। यहाँ रेलवेज हो गया, रोड हो गई, एंड ये टेलीग्राफ हो गया, सब कुछ जो है इनकी सेल्फ मोटिव्स के लिए था ये सब कुछ। इसमें इंडियंस की कोई वो नहीं थी कि भाई इंडियंस इसको यूज़ करें या उनके लिए भी है। तो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है उसको हम देखते हैं क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो रिवोल्ट है ये एक अनकोऑर्डिनेटेड रिवोल्ट था, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड था।
कोई सेंट्रल लीडरशिप अच्छी नहीं थी, कहने को बहादुर शाह लीडर थे बट वो लीडरशिप क्वालिटी उनमें कोई थी नहीं। ओ ओल्ड एज थी, काफ़ी सारे फैक्टर थे जो उन्हें एक अच्छा लीडर नहीं बनाते थे, बट फिर भी वो लीडर के द्वारा आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ जस्ट आई डोंट नो, बेसिकली सिर्फ मुग़ल एम्पायर की रिस्पेक्ट की वजह से उन्होंने उन्हें लीडर बना दिया था। बाकी कोऑर्डिनेशन नहीं थी कोई। जो ये बेसिकली जो सिग्निफिकेंट हमारे लीडर्स थे रेबल्स की साइड से, नाना साहेब, टांटिया टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, वो भले ही करेजियस थे, काफ़ी उन्होंने अपनी फुल मतलब अपनी तरफ से उन्होंने पूरी जान लगाई, बट लेकिन ड्यू टू दी सुपीरियर टेक्नोलॉजी एडवांस एंड सुपीरियर लीडरशिप स्किल्स, सुपीरियर वॉर स्किल्स, तो वो ब्रिटिशर्स जो थे, जो ब्रिटिश के ओपोनेंट्स थे, इनके जो जो इनके काउंटर पार्ट्स कह सकते हैं थे ब्रिटिश साइड, वो उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं थे, मतलब दे वर नो मैच। मतलब ये जो थे इनके अगेंस्ट इनकी नॉलेज मतलब कुछ भी नहीं थी व्हेन इट कम्स टू वॉर। ऑन दी अदर हैंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्चुनेट इनफ, तो ऑन दी अदर हैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बंदे थे, लॉरेंस ब्रदर्स, निकोलसन, आउटरैम, हेनरी हैवलॉक एक्सेट्रा, ये जो बंदे थे एक्सेप्शनल थे अपनी स्किल्स में, अपनी वॉर स्किल्स में, स्ट्रेटेजिक थे ये। तो ये भी एक पॉइंट था कि भाई अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, यूनिफाइड आइडियोलॉजी थी नहीं, म्यूटिनियर्स लैक्ड ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियल रूल। म्यूटिनियर्स को कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि इस रूल की, कि भाई इनका आखिर क्या है, क्या मतलब ये आखिर इंडिया में है क्यों, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। कोई फॉरवर्ड आउट लुकिंग प्रोग्राम नहीं था कि भाई आगे अगर हम जीत जाते हैं इस रिवोल्ट को तो हम करेंगे क्या आगे, आगे हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करेंगे, क्या था, कुछ नहीं था, बस रिवोल्ट लड़ने चले गए। कोहेरेंट आइडियोलॉजी नहीं थी, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव क्या था, कुछ भी नहीं था, सोसाइटल ऑल्टरनेटिव भी कुछ भी नहीं था कि भाई अगर ये नहीं तो कौन, ब्रिटिशर्स नहीं तो कौन, हम कैसे चलाएंगे देश, हम पे इतनी स्किल्स हैं, हम पे कुछ है या नहीं है, ये सब कुछ भी था ही नहीं। दे रिप्रेजेंटेड डाइवर्स एलिमेंट्स। बात है जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो इनके जो कॉज था प्राइमरीली, द प्राइमरी कॉज फॉर द रिवोल्ट, उनमें इनकी डाइवर्स एलिमेंट विद डिफरेंट ग्रीवेंसेस जो थे, पर्सनल इश्यूज थे इन लोगों के मेनली। यूनिफाइड आइडियोलॉजी जो है थी नहीं कि भाई कंट्री को आज़ाद करना है या कंपनी रूल को निकालना है, ये नहीं था। ये था कि हमारे जो लैंड ले लिए हमें वो वापस कर दो, टैक्सेशन कम कर दो, ये सब कर दो। तो ये सब जो पॉइंट्स थे मेन मेनली इन्होंने अफेक्ट करा था रिवोल्ट को। एंड ये पॉसिबल भी नहीं थे उस टाइम पे, जो पॉसिबिलिटी भी नहीं थी एक नेशनलिज्म वाली अप्रोच की, क्योंकि वो टाइम नेशनलिज्म वाला था भी नहीं, लोगों में एजुकेशन नहीं थी, कोई लोगों को पता नहीं था नेशनलिज्म होता भी क्या है, एंड कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी, कंट्री को आज़ाद कराना क्यों है ये भी नहीं पता था कि भाई, फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम ही नहीं था, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कोई सा नहीं था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, कुछ क्या होता है, उस टाइम पे ये सब कुछ था ही नहीं। तो इन सब के बाद मेन फैक्टर जिसने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया है वो एजुकेशन है। इसलिए एजुकेशन हमेशा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, हमेशा किसी भी पॉजिटिव मूवमेंट का। एजुकेशन जो है वो एक ऑब्वियसली मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है हर चीज़ में। तो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से इन लोगों को ये नहीं पता था कि आगे क्या करा जाए और क्या मतलब कैसे इनको निकाला जाए। सिर्फ उस टाइम पे एक टेम्परेरीली गोल थे लोगों के, वो टेम्परेरी गोल थे, दे वर नॉट लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड दे डिड नॉट हैव अ यूनिफाइड आइडियोलॉजी। ये लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ यूनिटी, जो हम देख चुके हैं, यूनिटी नहीं थी, रूलर्स अपना अलग खेल खेल रहे थे, कुछ लोग साथ ही नहीं दे रहे थे, कुछ अगेंस्ट वर्क कर रहे थे, एंड लेकिन ये परहैप्स अनअवॉइडेबल थी इस स्टेज पे इंडिया की हिस्ट्री में, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा लैक ऑफ एजुकेशन था, एंड ये भी नहीं था कि भाई हम इन्हें हरा भी सकते हैं या नहीं हरा सकते। लोगों के जो मतलब काफ़ी निराश हो चुके थे मेनली इस रिवोल्ट के बाद, कि इतने बड़े लेवल पे स्ट्रगल करके भी कुछ नहीं हो पाया तो आगे क्या होगा। एंड एजुकेशन नहीं थी, ऑब्वियसली मेन पॉइंट तो वही है। एंड नेशनलिज्म का फंडा ही नहीं पता था भाई होता क्या है नेशनलिज्म। और लेकिन ये जो रिवोल्ट है इसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है इंडियन पीपल को टुगेदर लाने का और कॉन्शियसनेस उनमें पैदा करने का कि वो एक ही देश के लोग हैं।
तो ये जैसे जो हमने देखा भाई, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक फैक्टर था काफ़ी, मतलब हर क्लास के लोग भी इसमें आए थे। तो इससे ये मतलब यूनिटी वाला फैक्टर इसमें भले ही रिवोल्ट में लैग करा हो, बट जो फ्यूचर में इसने बर्थ दिया है इंडिया के एक यूनिफिकेशन को, वो एक काफ़ी रिमार्केबल फैक्टर है। एंड ये हमारे सारे फेलियर के पॉइंट थे जो हमने आज डिस्कस करे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर 7th ऑफ द स्पेक्ट्रम। एंड आगे भी हम इसको डिस्कस करते हैं। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।